नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वो एक बहुत छोटा सा देश है। हम उसे देश ना कहें, हम उसे स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कहें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यह है चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, एक प्रकार का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है जिसे हम हांगकांग के नाम से जानते हैं। बहुत छोटा सा देश, बहुत छोटा सा क्षेत्र जो लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर का अर्थात छोटा सा क्षेत्र है और जिसकी आबादी भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, लगभग 70 लाख के आसपास या थोड़ी बहुत अधिक आबादी है। इस क्षेत्र ने अचानक से पूरी विश्व बिरादरी में हलचल मचा दी है, क्योंकि चाइना के द्वारा इस छोटे से क्षेत्र के अधिग्रहण के लिए जिस तरह की खतरनाक नीतियों को चला गया या कुटिल नीति जिसे कहते हैं वो चली गई, कूटनीति नहीं कुटिल नीति जी चली गई। उसके आधार पर कहीं ना कहीं एक बड़ी गंभीर घटनाएं घटित हो सकती हैं आने वाले दिनों में, ऐसा हमें समझ में आता है। देखिए, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी स्वायत्तता के लिए, अपनी स्वतंत्र जीवन शैली के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने वाणिज्य के लिए, अपनी खूबसूरती के लिए, अपने पर्यटन के लिए, अपने फ्री सोच, फ्री माइंड के लिए जाना जाता है। लेकिन है किसके अंतर्गत? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया किसका है? चाइना का है। जबकि चाइना में ये सारी चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ती हैं, वो बिल्कुल ये उसकी विपरीत स्वभाव का क्षेत्र है। उसके विषय में ये एक तरह से चर्चा है। चाइना में के द्वारा अभी हाल में ही हांगकांग के ऊपर एक नया कानून लागू किया गया है 28 मई 2020 को, जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहा जा रहा है। सितंबर में इसे लागू कर दिया जाएगा। अभी जो चाइना की सीपीसी है या जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और उसका जो पॉलिट ब्यूरो है या हम ये कहें उसकी जो संसद है, उसके द्वारा इस बिल को 28 तारीख को पारित कर दिया गया और सितंबर में इसे लागू कर दिया जाएगा। सिग्नेचर भी हो गए। इसके माध्यम से किया ये जा रहा है कि जो हांगकांग के साथ ये तय था 1997 से, हांगकांग जब से इसका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया बना तब से, कि 2047 तक जो है वो हांगकांग की स्वायत्तता वैसी ही बरकरार रखी जाएगी, उसकी परिस्थितियों में छेड़खानी नहीं की जाएगी, उसके स्वरूप, उसके जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, जो उसकी आपकी जुडिशियल पावर्स हैं, उसकी मुद्रा की स्थितियां, करेंसी की स्थितियां हैं, वीजा की स्थितियां हैं, उसका जो कॉमर्स है, उसका जो बिजनेस है, उसका जो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग है, उन सभी में छेड़खानी नहीं की जाएगी। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं बदल कर रख दी गई हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से। दूसरी चीज ये की गई है इसके माध्यम से कि अगर चाइना के विरोध में किसी भी तरह से कोई बोलने का प्रयास करता है, कोई स्पीच देता है, उसके प्रतीकों का अपमान करता है, या चाइना के दुश्मन देशों का समर्थन करता है, या किसी अन्य देश के साथ मिलकर कोई काम करने का प्रयास करता है, अपने क्षेत्र में विकास गतिविधियां चलाने की प्रयास करने की कोशिश भी करेगा, या ऐसा कोई भी कार्य जिसे चाइना की संसद, चाइना के कानून या चाइना गलत मानते हैं, अपनी तरफ से गलत मानते हैं, ऐसा कोई भी कार्य करता है तो उसके विरुद्ध देशद्रोह की परिस्थितियां लागू की जाएंगी, नियम लागू किए जाएंगे। तो एनएसए के अंतर्गत ये किया गया है। तीसरा सबसे प्रमुख कार्य ये किया गया है कि जो एक एजेंसी बनाई जाएगी जो हांगकांग में होगी, और वह एजेंसी हांगकांग के लोगों पर यह ध्यान देगी कि कहीं वो वायलेट तो नहीं कर रहे, जो चाइना के लॉज हैं, कानून है, उनको वायलेशन तो उनमें नहीं हो रहा है, या अगर तोड़ने का कार्य कर रहे हैं तो फिर उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और बाकायदे सजाएं निर्धारित की जाए। अभी तक ये था कि अगर हांगकांग के लोगों ने ऐसा कोई काम किया होता था तो उनको गिरफ्तार करके चाइना ले जाया जाता था, लेकिन अब हांगकांग में ही बाकायदा उनको सजा दी जाएगी, क्योंकि चाइना तो वैसे भी कुख्यात है फांसी देने के लिए। अगर आप नंबर देखते हैं तो विश्व में सबसे ज्यादा है, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड कहीं पर नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर जो है फांसी का वो आप चाइना में ही पाएंगे। तो सीधा सा मतलब है कि लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। ऐसी घटनाएं अभी हमको हाल में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ने वाली है, ऐसी भी संभावना है।
इसके साथ ही जो उसके अपने विदेश के मामले थे और जो रक्षा के मामले थे वो तो जो पहले से ही चाइना के हाथ में थे, अब और ज्यादा टाइट कर दिए जाएंगे। अर्थात अभी तक उन क्षेत्रों में चीन की सेनाएं तो प्रवेश करती थी, ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ सीमित दायरे की स्थितियां थी। अब खुलकर प्रवेश करेंगी, जैसे उन्होंने तिब्बत में किया। तिब्बत की परिस्थितियां पूरी तरह से बदल दी गई, ऑक्यूपाइड करके उसे पूरी तरह से अपने में मिला लिया गया। अक्सई चीन में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताइवान को लगातार युद्ध की या उस पर हमले की धमकी इसी आधार पर दी जा रही है। उसका भी क्षेत्र बदलने की, उसकी स्वतंत्रता बदलने की कोशिश की जा रही। तो ये सब जो किया जा रहा है वो भी वैसा ही स्वरूप जो है वो कहीं ना कहीं हांगकांग में किया जाने की घोषणा है एनएसए के माध्यम से। इसको लेकर एक तरह से चाइना वर्सेस वर्ल्ड की स्थितियां बनती चली जा रही, ये भी स्थिति है, क्योंकि अमेरिका ने अपने जो कांग्रेस है उसमें बाकायदा एक बिल पारित किया जो हांगकांग ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेटिक एक्ट था, जो जिसके माध्यम से ये कहा गया कि अगर हांगकांग की स्थितियां बदलने का प्रयास किया गया, उसकी स्वायत्तता कम करने की कोशिश की गई, तो कहीं ना कहीं ये वर्सेस अमेरिका होगा, अर्थात अमेरिका के विरुद्ध माना जाएगा और जो अमेरिका है उसकी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सबसे प्रमुख बात हम यहाँ पर देखें कि चाइना ने ये विश्वासघात क्यों किया, तो इसके इतिहास की बात करते हैं, इसके वर्तमान परिस्थितियों की बात करें और तात्कालिक परिस्थितियों, भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें। तो इतिहास पर बात करते हैं कि तो लगभग ये 200 वर्षों का पूरा एक स्वरूप है, 200 से 250 वर्षों का। 200 वर्षों का स्वरूप का मतलब ये है कि 1842 में ब्रिटेन और चीन के बीच में जो उस दौर की परिस्थितियां थी, अफीम युद्ध होते हैं जिसे ब्लैक वॉर भी कहते हैं, वो होते हैं और ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और ब्रिटिशर्स ने हांगकांग के इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं अधिकार कर लिया। 1843 अर्थात अगले ही वर्ष चाइना ने बाकायदा पैसा देकर ब्रिटिशर्स से ये क्षेत्र खरीद लिया, अर्थात ये तुरंत ही चाइना के खरीदे हुए क्षेत्र के रूप में स्थापित हो गया। 1898 में ब्रिटेन ने इसे 99 वर्षों की लीज पर ले लिया। अब देखिए, ब्रिटेन 1899 में इसे 1898 में इसे लीज पर ले रहा, कितने दिनों के लिए? 99, मतलब 1997 तक के लिए लीज पर ले रहा है। लीज पर ले लिया। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था। 1941 में चीन को और ब्रिटेन को, दोनों को कहीं ना कहीं जापान ने पराजित किया है शुरुआती दौर में, और जापान ने हांगकांग के इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 1941 से 1945 तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था वो जापानी ऑक्यूपाइड क्षेत्र हो गया, लेकिन 1945 में ये फिर से ब्रिटेन के हाथ में आ गया। तब से लेकर 1997 तक ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में रहा। इस 99 वर्षों की परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि यहाँ की जो संस्कृति थी, भाषा थी, यहाँ कार्य करने का ढंग था, यहाँ की लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच की परिस्थितियां, यहाँ पहनना, कपड़े, यहाँ की सोच, यहाँ की शहर जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश कल्चर की तरह के हो गए, अर्थात ब्रिटिशर्स ही हो गए। चाइना से बिल्कुल अलग प्रकृति कहीं ना कहीं ये दर्शाते हैं। 1984 के दौर में चाइना और ब्रिटेन के बीच में एक ज्वाइंट कमीशन बनता है और ये कमीशन तय करता है कि 1997 में जब लीज समाप्त होगी तो किस तरह से हांगकांग का अधिग्रहण जो है वो चाइना करेगा। और ये तय हुआ कि वन नेशन टू सिस्टम के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। वन नेशन टू सिस्टम का क्या मतलब था? वन नेशन टू सिस्टम का मतलब ये था कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र चाइना ही कहलाएगा, अर्थात हांगकांग एक स्वतंत्र देश नहीं होगा। कैसा होगा? एक स्वायत्त देश होगा। टू सिस्टम का मतलब ये था कि चाइना के भीतर तो कम्युनिस्ट सिस्टम है, देखते हैं बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, माओ से तुंग के समय से ही चला आ रहा है, लेकिन हांगकांग के भीतर ऐसा नहीं था। हांगकांग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में डेमोक्रेटिक ढंग से काम कर रहा था। यहाँ की अपनी विधानसभा थी, विधायी निकाय है। अब तो दो परिस्थितियां, विधानसभा अलग है जिसमें 1200 सदस्य है, जिसमें ज्यादातर लोग तो बीजिंग से चुन कर आते हैं, बीजिंग नियुक्त करता है, नॉमिनेट करता है, चुनाव तो होता ही नहीं।
और इनका एक विधायी निकाय भी है और जो 70 सदस्य हैं और उसमें भी अब ज्यादातर लोग बीजिंग से ही चुनकर आते हैं। तो ये जो स्थिति थी है बनाई गई। दूसरी चीज ये थी कि यह अपनी करेंसी जारी कर सकता है, जैसे हांगकांग डॉलर यहाँ की करेंसी है, यह अपने वीजा जारी कर सकता है, इसकी अपनी जीडीपी बहुत बेहतरीन है जो स्वतंत्र ढंग से काम करती है, चाइना की नीतियों पर फॉलो नहीं करती है, और 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा की इकोनॉमी है। और भारत इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि अगर आप भारत की परिस्थिति देखें तो आयात और निर्यात में भारत में टॉप 5 देशों में आपका हांगकांग जरूर शामिल मिलेगा आपको, जबकि एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है हांगकांग। उसके बाद भी भारत के टॉप 5 व्यवसायिक मित्रों में यह प्रमुख देश है। इसके साथ ही ये भी है कि यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी प्राप्त करता है, कार्य भी करता है, आता भी है, जाता भी है, सब कुछ है, और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इसके साथ ही अगर हम एक तरह से सभी परिस्थितियों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्वतंत्र निकाय के रूप में ये पूरा का पूरा क्षेत्र स्थापित होता है। और ये भी तय हुआ कि 2047 तक हांगकांग की जो ये स्थिति है उसको बनाए रखा जाएगा, वो नहीं बदला होगा, 1 नेशन 2 सिस्टम के अंतर्गत। लेकिन परिस्थितियां बदलने लगी। 1950 के दौर में हांगकांग तो बहुत आगे निकलना शुरू हुआ, क्योंकि उसने मैन्युफैक्चरिंग में बहुत तेजी से कदम बढ़ाया, लेकिन चाइना पिछड़ता गया। अर्थात एक तरह से हॉट स्पॉट जिसे कहें इंडस्ट्री का, वो हांगकांग बन गया, चाइना पीछे रहा। लेकिन अब जो है वो चाइना इसे ऑक्यूपाइड नहीं, इसे सीधे सीधे विलय करना चाहता है। 2003 में 1997 में 1 जुलाई 1997 को यह लीज से खत्म होकर चाइना के हाथ में चला गया। लेकिन बहुत तेजी से 2003 में ही यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो स्वतंत्र ढंग से काम करने के आदी हो चुके थे, उन सभी ने चाइना की कम्युनिस्ट नियमों को विरोध करना प्रारंभ कर दिया और स्वतंत्र हांगकांग की बात करनी प्रारंभ कर दी। मतलब लोकतंत्र के समर्थक थे, डेमोक्रेटिक थे, वह चाहते थे कि चाइना से हमको अलग रखा जाए। प्रारंभिक दौर था, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 2012 में चाइना ने यहाँ के जो स्कूल के सिलेबस थे बच्चों के लिए और यूनिवर्सिटीज के थे, उनको बदलना शुरू कर दिया, वैसे करने शुरू कर दिए जैसे चाइना के खुद के हैं। अर्थात चाइनीज कल्चर, चाइनीज एजुकेशन, चाइनीज परंपराओं की बातें, चाइनीज जो भी है सब कुछ चाइना का वैसा। लेकिन हांगकांग के लोगों को ये पसंद नहीं आया और इसके लिए मूवमेंट चलाया गया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदला जाएगा, और चाइना की जो गवर्नमेंट थी उसको कहीं ना कहीं बैकफुट पर आना पड़ा। 2014 में चाइना ने यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, चुनावी व्यवस्था थी, वो बदलने का प्रयास किया। सबसे पहले तो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसमें जो ज्यादातर सदस्य 1200 सदस्य थे वो सारे बीजिंग से ही आने लगे, चुनकर आने लगे। एक तरह से वहां पर नाम फाइनल हुआ, लोगों के अधिकार छीन लिए गए कि अपने लोगों को चुने। दूसरी चीज, यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार नहीं दिया गया, जबकि लोगों की ये मांग थी कि हमें भी सार्वजनिक मताधिकार का, वो सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार दिया जाए, अर्थात अपने नेता हम खुद चुने, अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुने, लेकिन नहीं दिया गया। इसके साथ ही जो हांगकांग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो भी बीजिंग से नियुक्त होने लगा। अर्थात एक तरह से यहाँ के जो शासन और प्रशासन का ढांचा था उसको ऑक्यूपाइड कर लिया गया 2014 में। और इसको विरोध में अम्ब्रेला मूवमेंट जिन्हें कहते हैं वो बहुत तेजी से हुए, लाखों लोग शामिल हुए और ये स्थिति हुई कि हमें हर हाल में स्वतंत्रता दीजिए, हम चाइना के साथ नहीं रहें। युवा वर्ग के लोग शामिल थे, बहुत बड़ी मात्रा में इस मूवमेंट चलाया गया, लेकिन चाइना ने अपनी सेनाओं के माध्यम से इसको कहीं ना कहीं दबा दिया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया, लेकिन विरोध की परिस्थिति में भी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी कुछ नहीं कर पाई और चाइना ने इसको धीरे से बदल दिया। 2017 में 1997 के 20 साल हुए और 20 साल की परिस्थिति में फिर से लोगों ने ये मांग की कि हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए। और 2014 में जिन्हें दंगे कहा गया उन्हें दंगे नहीं, उन्हें आंदोलन कहा जाए, और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन सभी को रिहा किया जाए। हमें सार्वभौमिक मताधिकार दिया जाए,
हमें अपने लोगों को चुनने, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार दिया जाए, हमारा जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा वो हमको चुने, ऐसी मांगे की गई। और पूर्ण स्वतंत्रता जिसे कहें उसकी एक तरह से मांग की गई। चाइना ने फिर से दबा दिया, बिल्कुल वैसे ही दबाने का प्रयास भी किया गया जैसे कभी चाइना ने लाल चौक में लोगों को शांत कराया था। गोलियां चलाई गई थी, तोप चलाई गई थी और 10,000 से ज्यादा लोग एक ही रात में मार दिए गए थे। 2019 में फिर से मूवमेंट स्टार्ट होते हैं, बहुत तेजी से चाइना की सेना तक प्रवेश करती है, यहाँ तक कि एयरफोर्स तक को लगा दिया गया और चाइना के जो अत्याधुनिक हथियार हो सकते हैं, तोप से लेकर आपके लड़ाकू जहाजों तक, फाइटर प्लेन्स तक, उन सभी को लगा दिया गया। किसके विरुद्ध? वो भी सामान्य जनता के विरुद्ध, अपने ही स्वायत्त क्षेत्र के देश के विरुद्ध, लोगों के विरुद्ध। इसी दौर में जो धीरे धीरे करके ह्यूमन राइट हैं उनको बदलाव किए गए, बिल्कुल वैसे करने की कोशिश की गई जैसे चाइना के भीतर है, अर्थात ना के बराबर, क्योंकि जो भी कम्युनिस्ट पार्टी कहेगी बिल्कुल वैसा ही माना जाएगा। उसके साथ ही उनके स्वतंत्रता के अधिकार धीरे धीरे सीमित किए गए। कहीं न कहीं ये स्थितियां उत्पन्न की जा रही थी 2019 और 20 के शुरुआती दौर में कि किसी तरह हांगकांग को कैप्चर कर लिया है पूरी तरह से, अर्थात इसका अस्तित्व जो है वो समाप्त कर दिया है। कोरोना संकट हुआ, सभी जानते हैं, और पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। और इसी का फायदा उठाते हुए चाइना ने अपनी जो अगल बगल की कंट्रीज हैं, सीमा रेखाएं हैं, उन सभी रेखाओं पर कहीं न कहीं ऐसे डिस्प्यूट तैयार किए जिसकी वजह से जो देश हैं वो परेशान हो जाएं। जैसे इंडिया के साथ आपने अक्साई चीन का मामला अभी देखा और अभी भी चल रहा है। चीन की 5,000 से ज्यादा सेना गालवन नदी के क्षेत्र में मौजूद है, तैनात है और हथियारों के साथ तैनात है। वो तो भारत ने तत्काल ही बहुत तेजी से कदम उठाए, इसलिए शांत हो गए वो लोग। इसी तरह भारत के कुछ देशों के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश की गई, जैसे नेपाल के साथ विवाद उत्पन्न करवाया गया। इसी तरह ताइवान के विरुद्ध जो है हमले करने की घोषणा कर दी गई कि ताइवान अगर शांत नहीं हुआ या उसने स्वतंत्रता की मांग की तो कहीं न कहीं ताइवान को समाप्त कर दिया जाएगा। वियतनाम के विरुद्ध भी ऐसी कार्रवाई की गई। साउथ चाइना सी में ऐसी धमकियां अगल जितने भी देश हैं उन सभी देशों को दी जा रही है। तो ये जो स्थितियां हैं वो लगातार उत्पन्न की जा रही हैं और हांगकांग को सीधे सीधे 28 मई 2020 को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर दिया गया, ये कानून लागू करके, अर्थात हांगकांग की स्वतंत्रता समाप्त, स्वायत्तता समाप्त, हांगकांग समाप्त, उसके स्थान पर सब कुछ चाइना चाइना चाइना। अगर हम इन सभी स्थितियों को देखते हैं तो क्या हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए 1950 के दौर में चाइना ने ये किया, तब विश्व बिरादरी बहुत ताकतवर थी, चाइना बहुत कमजोर था, कुछ नहीं हो पाया। अमेरिका ने अभी हांगकांग ह्यूमन राइट एंड डेमोक्रेटिक एक्ट पारित किया और आंखें दिखाई कि हम उसके विरोध में जाएंगे और किसी भी हद तक जा सकते हैं अगर हांगकांग की स्थितियां बदली गई। लेकिन होता कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि अमेरिका बोलता ज्यादा है, करने की स्थिति कहीं पर भी नहीं है। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश जो कहीं ना कहीं हांगकांग से बहुत गहरे से जुड़े हुए देश हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बहुत ज्यादा विरोध किया। यहाँ तक कि जो ब्रिटेन में रहने वाले हांगकांग के जो सबसे अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे, क्रिस पैटन, कहते हैं कि ये एक पूरा शहर या उसका अस्तित्व या उसके विश्वास को खत्म करने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात उन्होंने भी बाकायदा इसका विरोध किया। अमेरिका इसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लेके गया और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पहले तो चाइना ने इसको पर चर्चा के लिए वीटो कर दिया, चर्चा ही नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के द्वारा इसको उठाया गया। उसके बाद भी कोई विशेष स्थितियां निकलकर सामने अभी तक नहीं आई। साउथ चाइना सी में अमेरिका ने बहुत सारे वॉरशिप और ये सब तैनात कर रखे हुए हैं, लेकिन कुछ होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की बात करें तो अभी तक इंडिया ने किसी भी स्थान पर, चाहे वो 1950 हो, चाहे वो 1997 हो, चाहे 2017 हो, 2019 हो, कहीं पर भी अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। शांति है पूरी तरह से, क्योंकि इंडिया के अपने मामले भी हैं जिन पर चाइना कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, जैसे अक्साई चीन का मामला है, जैसे पीओके वाला मामला है, इसलिए इंडिया शांत रहा।
अक्साई चीन का मामला क्योंकि उठा हुआ है, इसलिए इंडिया को आगे बढ़कर हांगकांग की जनता के समर्थन में बोलना बहुत जरूरी है और बोलना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसी तरह से वो छोटे छोटे क्षेत्रों को ऑक्यूपाइड करता रहेगा तो एक दिन वो अपनी विस्तारवादी नीति, अपनी जो साम्राज्यवादी नीति है, उसके माध्यम से दुनिया भर के जो देश हैं उन सभी को कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड कर लेगा। भारत के लिए तो हमेशा से ही खतरा रहा है, खासतौर से जितना भी नॉर्थ का एरिया है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक का पूरा हमेशा कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भारत का क्योंकि बहुत बड़ा व्यवसायिक संबंधी देश है हांगकांग, इसलिए यह बोलने की का समय भी है, अवसर भी है। वो अलग बात है कि चाइना लगातार देशों को ये धमका रहा है कि वह उसका आंतरिक मामला है, इसलिए कोई भी देश ना बोले। लेकिन यह आंतरिक मामला इसलिए नहीं क्योंकि हांगकांग उसका क्षेत्र नहीं है, वह एक स्वायत्त क्षेत्र है और वह एक स्वतंत्र विदेश नीति पर तो नहीं काम कर रहा था, लेकिन आंतरिक नीति पर काम करने वाला देश था, इसलिए यह उसका आंतरिक मामला नहीं। हाँ, बीजिंग का मामला होता या शंघाई का मामला होता तो अलग विषय था, लेकिन हांगकांग का मामला, ताइवान का मामला, तिब्बत का मामला, यह उसके आंतरिक मामले नहीं हैं। अक्साई चीन तो भारत का ही मामला है, सीधा सा मतलब था, वहां पर जबरदस्ती की जा रही है। तो ये सब जो स्थितियां हैं उन सभी पर विश्व बिरादरी को बोलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाइयां ना हो सके। ठीक है मित्रों, तो ये हांगकांग की स्थितियां थी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले किसी विषय या कोई हॉट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।